अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद दानिश। आप देख रहे हैं DTV। दुनिया में टोटल 5 ओशन पाए जाते हैं और जो सबसे बड़ा ओशन है इसको पैसिफिक ओशन कहा जाता है। इस ओशन का टोटल हिस्सा 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो हमारी लैंड है, जो खुश्क हमारा हिस्सा है ज़मीन का, ये 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। जिसका मतलब ये है कि बाकी 4 ओशन को छोड़कर अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो हमारी पूरी दुनिया के रेगिस्तान, जंगलात और आयरलैंड से भी बहुत बड़ा है। इस पूरे ओशन में चंद आयरलैंड हैं जो कि समंदर के मुकाबले में एक डॉट के बराबर हैं। और ये वो आयरलैंड हैं जिनमें से ज़्यादातर पर आज तक इंसान ने कदम भी नहीं रखा। अगर बात की जाए कि अगर कोई शख्स इसमें गुम हो जाए तो उसको ढूंढना नामुमकिन के बराबर है। आइए आपको एक ऐसे शख्स की स्टोरी सुनाते हैं जो इस समंदर में गुम हो गया था। 10-15 दिन के लिए भी नहीं, वो पूरे 438 दिनों के लिए गुम हो गया था। इस शख्स ने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था कि कोई शख्स इसे चाहते हुए भी नहीं तोड़ना चाहेगा। समंदर में अकेले और सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सल्वाडोर अल्वरिंगा नामी शख्स के पास है। इस शख्स ने समंदर में 438 दिन गुजारे, वो भी एक छोटी सी 7 फुट की बोट पर। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये शख्स 14 महीनों तक समंदर में ज़िंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जो मैक्सिको के एक गांव कोस्टा एजुल में रहता था। ये उस वक्त 36 साल का था और एक एक्सपर्ट मछेरा था। 17 नवंबर 2012 जोज अपने साथी के साथ फिशिंग के लिए रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समंदर में 30 घंटे गुजारेंगे, इसलिए उन्होंने बोट पर कुछ ज़्यादा खाने पीने का सामान भी नहीं रखा था। इनके बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिनमें मछलियाँ स्टोर करते थे। वो मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और वहाँ पर जाल बिछा दिया। इतने में समुद्री तूफान आ गया, उन्होंने जाल वहीं पर छोड़ा और वहाँ से भाग गए। पूरे 6 घंटे वो बोट को मुसलसल तेज़ रफ्तार में भगाते सुबह 7 बजे वो साहिल से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे। वो तूफान को तो बहुत पीछे छोड़ आए थे, लेकिन इनकी किस्मत ने अब काम करना छोड़ दिया था। साहिल से 20 किलोमीटर दूर ही इनकी बोट का इंजन खराब हो चुका था। इनके पास चप्पू वगैरह भी नहीं थे, लेकिन इनके पास एक रेडियो था जिसके ज़रिए इन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करते करते इनके रेडियो की बैटरी ख़त्म हो गई और इनका राब्ता बाहर की दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो गया। जोज और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि वो हुआ जिसका इनको अंदाज़ा भी नहीं था। तेज़ हवाओं ने इन्हें ऐसा ऐसा समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और ये ऐसा ऐसा अपना साहिल से दूर होते चले गए। इनके बॉस ने सर्च पार्टी भी बनाई और इन्हें पैसिफिक समंदर में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोज और उसके साथी का बचना अब नामुमकिन ही समझा जा रहा था। अभी 5 ही दिन गुजरे थे कि जोज की बोट को हवाओं ने 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया और वो ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आता था। इनको पता था कि इनकी बोट इतनी छोटी है कि इसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता और इनके पास फ्लेयर गन भी नहीं थी और ना ही आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। इनको यकीन हो चुका था कि इनके बचने के चांसेस अब 1% से भी कम हैं। जो खाना पीना साथ लाए थे वो पहले ही ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो मछलियों को और जो परिंदे इनकी बोट पर आकर बैठते थे उनको पकड़ते और कच्चा खाने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से क्योंकि मौत वाक़ हो जाती है, इसलिए उन्होंने समंदर में तैरती प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा किया और उसमें बारिश का पानी भर लेते और वही पीते। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती तो वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब इन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन और महीने गुजरते गए और ये ऐसे मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे कि आपका और मेरा इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोज का साथी जो टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका, 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब जोज इस बोट पर अकेला था और इतने बड़े समंदर में अकेला ज़िंदगी गुजारने लगा। मैप के मुताबिक जो समंदर के उस हिस्से में था जो दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, हत्ता के कार्गो शिप भी वहाँ से कभी कभार गुजरते हैं। 6 महीने गुजर चुके थे और जोज अपने साथी को भी खो चुका था, इसलिए वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। एक दिन जोज को समंदर में कार्गो शिप दिखाई दी। उसे देखकर जोज की उम्मीद जागी। उसने हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से जोज की बोट को शिप क्रू ना देख सका। उसकी ये उम्मीद भी टूट गई। 11 महीनों बाद जोज अपनी इस बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था और इसके कपड़े भी फट चुके थे। सनलाइट से खुद को बचाने के लिए इसके पास सिर्फ एक अंडरवेस्ट थी। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोज पर मेहरबान हुई।
30 जनवरी 2014 को जोज ने पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ चुका था कि कोई आयरलैंड इसके पास आ चुका है और थोड़ी ही देर बाद उसको आयरलैंड नजर आने लगा। वो स्विम करके जल्दी से आयरलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोज ने पहली मर्तबा जमीन पर कदम रखा था। जब वो आयरलैंड पर पहुंचा तो उसको छोटा सा बीच हाउस दिखाई दिया, वहाँ जिसमें वहाँ का एक लोकल मौजूद था। ये आयरलैंड जोसेफ के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। वहाँ से जोज को वापस अपने घर भेजा गया और घर पहुँचते ही उसे एक और मुसीबत ने घेर लिया। वापस पहुँचने पर जोज ने 438 डेज के नाम पर एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोज पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगा दिया गया था और इस पर केस कर दिया गया था। वही साथी जिसने जोज के मुताबिक सुसाइड किया था। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।